चाहे आप रियलमी का फ़ोन लो, ओप्पो का फ़ोन लो, वीवो का फ़ोन लो, आईक्यू का फ़ोन लो, वन प्लस का फ़ोन लो, पैसा एक कंपनी की जेब में जाएगा। दुनिया की लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके फाउंडर हैं डॉन योंगपिंग और एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनी है। आप इनमें से कोई सा भी फ़ोन ब्रांड खरीदते हैं ना, तो पैसा बीबीके इलेक्ट्रॉनिक के पास जाता है, क्योंकि ये सारे ब्रांड बीबीके इलेक्ट्रॉनिक ओन करता है। और बात की जाए रेडमी और पोको की, तो ये शाओमी ओन करता है, और शाओमी भी एक चाइनीज़ कंपनी है। हम वो लोग हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बैन चाइना ट्रेंड करते हैं, हैशटैग टाइप करते हैं। लेकिन इन्हीं चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों ने हमारे इंडियन मार्केट में 63% मार्केट शेयर कब्जा रखा है। इनफैक्ट इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रखा है। और हमारी इंडियन कंपनीज माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, कार्बन ने अपनी पूरी जी जान लगा दी इंडियन कंज्यूमर के दिल में अपनी जगह बनाने की, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह नहीं बना पाए। और ऐसा क्या क्या इन चाइनीज कंपनीज ने कि ये इंडियन कंज्यूमर को इतना पसंद आ गया। इंडियन गवर्नमेंट की एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि 12,000 से कम के जितने भी इस ब्रांड्स के फोन हैं, चाइनीज ब्रांड्स के फोन हैं, उनको इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। और इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि जो हमारी इंडियन ब्रांड्स हैं उनको मार्केट में फिर से प्लेस किया जाए, वो फिर से इंडियन कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल कर सके, एक्चुअल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट सेल कर सके। लेकिन इस बैन के बाद इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री क्या फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? क्या चाइना की जो डोमिनेंस है हमारी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, क्या वो कम हो पाएगी? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में। तो साल 2008 में एचटीसी ने इंडिया का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया। लेकिन हंसी की बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि जिस कंपनी ने इंडिया को उसका पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन दिया, आज वो कंपनी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कहीं दिख भी नहीं रही है। और इसके बाद साल 2010 से इंडियन कंपनीज माइक्रोमैक्स, कार्बन, इंटेक्स, इन्होंने काफी डोमिनेंस किया इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को। और इन पर्टिकुलर कंपनीज के प्रोडक्ट भी कंज्यूमर्स को काफी पसंद आए। और एक पल तो ऐसा आया जब सैमसंग से ज्यादा मार्केट शेयर माइक्रोमैक्स लेके बैठा था। लेकिन ये सारा खेल था साल 2014 तक, क्योंकि साल 2014 में चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज ने, वीवो, ओप्पो ने मार्केट में कदम रख लिया और मात्र 3 साल में 7% से अपना मार्केट शेयर 51% तक ले गए। 2014 से 2017 के बीच ये अपना मार्केट शेयर 7% टू 51% ले गए। क्योंकि जब ये ब्रांड साल 2014 में इंडिया आए थे तो इनका मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 7% था, लेकिन साल 2017 के मिड तक इनका मार्केट शेयर 51% हो गया, 51% हो गया। और यही वो टाइम है जब इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे आता है स्मार्टफोन यूसेज के मामले में। चाइनीज कंपनियों का चाइना में तो डोमिनेंस है ही, लेकिन चाइनीज कंपनियों का हमारी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में भी डोमिनेंस हो चुका है। लेकिन ऐसा क्या कारण था जो चाइनीज स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया को इतना डोमिनेट कर पा रही है? सबसे पहला फैक्टर था बायर की नीड को पकड़ना। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज बहुत स्मार्ट थी, उनको पता था कि इंडियन कंज्यूमर एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसलिए इनके फोन 7,000 से शुरू हो जाते हैं और हाई एंड तक जाते हैं। और यही कारण है कि हर बजट में हर इंसान इनका फोन ले सकता है, चाहे वो एक कम के पैसा कमाता हो, चाहे वो ज्यादा पैसा कमाता हो, हर कोई इनका फोन अफोर्ड कर सकता है। और इसके साथ इनके फोन लुक्स में भी अच्छे थे, फीचर में भी अच्छे थे और रिलायबल भी थे। यही वो कारण था, इन्होंने बायर की नीड को समझा और बायर की नीड को समझने की वजह से इनके फोन्स बायर को काफी पसंद आए। और दूसरा कारण आता है सेलर की नीड को आइडेंटिफाई करना। जब कोई भी कोई सामान बेचता है तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कमाऊं। और इसी इंटेंशन से कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाता है। जब एक रिटेलर कोई दूसरे ब्रांड का फोन बेचता था तो उसको 3 से 5% का मार्जिन मिलता था, लेकिन जब वो ये चाइनीज ब्रांड्स को बेचता था तो उसको 12% तक का मार्जिन मिलता था। अब रिटेलर ने सोचा यार इनको बेच के मेरा इतना फायदा है नहीं, तो वो इन ब्रांड्स को ज्यादा पुश करता था। अगर कोई बायर कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदना आता था मार्केट में तो वो उनको ये ब्रांड सजेस्ट करता था और इन ब्रांड्स की सेल आउट ज्यादा बढ़ जाती थी। यहाँ बायर और सेलर दोनों की नीड सेटिस्फाई हो जाती थी। बायर को कम प्राइस में एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता था और सेलर को उस प्रोडक्ट को बेचने का ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा मार्जिन मिल जाता था। बेसिकली चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज ऐसा करती क्या थी, ये अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देते थे। जो बायर है, जो खरीदने वाला है, उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करते थे। जो बेचने वाला है, जो रिटेलर है, जो सेलर है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देते थे। इससे इसकी भी नीड सेटिस्फाई हो गई, इसकी भी नीड सेटिस्फाई हो गई। और जो बची कुछ ही कर सकती वो मार्केटिंग कैंपेन पूरा कर देते थे। देखो, प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके हैं, या तो आप एक प्रोडक्ट को ज्यादा मार्जिन पे बेच दो, या आप कम मार्जिन रखो लेकिन वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट कर दो। तो ये चाइनीज कंपनी दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे। जब कोई कंपनी बायर की नीड को सेटिस्फाई कर देगी, सेलर की नीड को सेटिस्फाई कर देगी और एक अच्छा मार्केटिंग कैंपेन चला देगी, तो एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है और उस कंपनी का प्रोडक्ट बिकने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यही स्ट्रेटेजी इन चाइनीज कंपनीज ने चलाई। यही कारण है कि चाइनीज स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज हमारी इंडियन मार्केट में डोमिनेट कर पा रही है। लेकिन 8 अगस्त 2022 को इंडियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आती है। उसमें बताया जाता है कि 12,000 से नीचे के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं जो इन चाइनीज ब्रांड्स की कैटेगरी में आते हैं, उनको इंडिया बैन कर देगा। और इसके पीछे मल्टीपल रीजन थे। डाटा प्रोटेक्शन का रीजन, सिक्योरिटी थ्रेट का रीजन, जो ये कंपनियां टैक्स चोरी करती हैं वो एक रीजन था, और चौथा रीजन था जो हमारी इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनको अपने पैरों में फिर से खड़ा किया जाए। वैसे तो इस बैन पे अभी टेम्पररी स्टे लगा दिया गया है, लेकिन मान लिया जाए ये बैन लग जाए, आपका डाटा प्रोटेक्शन का केस सॉल्व हो गया, आपका सिक्योरिटी थ्रेट का केस सॉल्व हो गया,
टैक्स चोरी का केस सॉल्व हो गया। लेकिन जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज हैं, क्या उनको अपने पैरों में खड़ा करना इतना आसान है? बेसिकली एक स्मार्टफोन बनाने के लिए बहुत तरीके के कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, आपकी चिप्स हो गई, और भी बहुत तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कोई कंपनी स्मार्टफोन बनाती भी है तो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो कोई कंपनी अगर अपना बनाने का सोचती भी है तो भी 100% अपना प्रोडक्ट नहीं बना पाती, उसको कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और चाइना इस मार्केट में अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर चुका है, और हो सकता है आने वाले टाइम पे मोनोपोली टूट जाए। आप एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, टैब यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, कोई ऑटोमोबाइल यूज़ करते हैं, इस सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है सेमीकंडक्टर चिप। एक इंसान को चलाने के लिए जैसे उसके दिमाग का यूज़ होता है, वैसे ही किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ किया जाता है। और चाइना लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए हर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को, हर मैन्युफैक्चरर को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ता है इस चीज़ की वजह से। रिसेंटली वेदांता ग्रुप और टाटा ग्रुप भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दौड़ में कूद पड़े हैं। वेदांता ग्रुप ने फॉक्सकॉन के साथ टाई अप तक कर लिया है, और इंडिया के गुजरात में इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगने वाली है, और मेजोरिटी ऑफ होल्ड वेदांता ग्रुप के पास होगा। और वहीं दूसरी जगह टाटा ग्रुप वेरियस कंपनीज के साथ टाई अप कर रहा है, कुछ कंपनियों को एक्वायर भी कर रहा है, जिससे हम सेमीकंडक्टर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकें। और अगर सब कुछ एज पर प्लान होता है तो हो सकता है आने वाले टाइम पे इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए, और हो सकता है आने वाले टाइम पे हम एक्चुअल मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट यूज कर सकें, ना कि असेंबल इन इंडिया, जिसको मेड इन इंडिया का नाम दे दिया जाता है। और इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज के लिए तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें वो मेड इन इंडिया बाय द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द पीपल ऑफ इंडिया के लिए अपने अच्छे स्मार्टफोन बना सकते हैं, और फिर से इंडियन मार्केट में खड़े हो सकते हैं। और हो सकता है चाइना का डोमिनेंस जो हमारी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में है, उसको काफ़ी हद तक कम भी कर सके।